हेलो एवरीवन, श्री कृपा अकेडमी में आप सभी का स्वागत। आप सभी को पता है कि एचपीएस का मेंस जो है वो शुरू हो रहा है 25 सितंबर 2025 में। अगर मैं बात करूं तो हमने जो मुख्य आकलन के नाम से मॉक टेस्ट सीरीज चलाई थी, वहां पे हमने एक चीज नोटिस की कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो हिंदी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। हमें फोन भी आए, कॉल भी आ रहे हैं कि सर हमारी हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ग्रामर पोर्शन हमारा सही करवा दो। तो मुझे लगता है उनके बजाय हमें सभी का सही कर देना चाहिए जिनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं हिंदी हिंदी ग्रामर की, तो सबसे पहली बात आती है हिंदी की। हिंदी हम क्या करते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट समझते हैं, बट इजी नहीं है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि इंसान को कंफ्यूज करते हैं। क्लियर? आज हम उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे जो एचपीएएस मेंस के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? आइए आज जानते हैं धीरे धीरे करके। सिर्फ आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सिलेबस एक्चुअली में है क्या, ये सिलेबस करता है क्या है, ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। क्लियर? आने वाली वीडियो में हम इसके पीवाईक्यू साथ में लेके आएंगे। क्लियर? 2 या 3 वीडियो में मैं पूरा का पूरा ग्रामर आपको बता दूंगा। आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। जैसे सबसे पहले आता है वर्णमाला। आज तक तो वैसे एचपीएस में पूछा नहीं गया, फिर भी एग्जामिनर का पता नहीं होता कि इस चीज को पूछ ले। वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह। क्लियर? वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला होती है। परंतु ये वर्णमाला में चीज क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33। अगर एग्जामिनर ये भी पूछता कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वो 53 है। परंतु यहां पे वर्णों की बात की गई तो वर्ण तो 44 ही बने, 11 स्वर और 33 व्यंजन। ये 53 एक्चुअल में आए कहां से? क्लियर? मैं बात कर रहा हूं स्वर और व्यंजनों की, 11 स्वर 33 व्यंजन। पर उससे पहले यह बात आती है कि ये स्वर और व्यंजन कहां से आए। अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है तो फिर भी ध्यान रखना, कईयों के दिमाग में यह आएगा कि देवनागरी लिपि से। व्हाट? ये देवनागरी लिपि से हिंदी निकली है, ना कि स्वर और व्यंजन। मैं क्लियर करता हूं। जो सनकादि 88,000 ऋषि थे, क्लियर, एक कहानी के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूं इसको, तो जल्दी जल्दी मैं जो है बंद करूंगा। सनकादि 88,000 ऋषि भगवान श्री शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने जो जप तप किया था उसकी अप्रूवल के लिए, क्लियर, उसकी अप्रूवल के लिए वहां पे पहुंचे कि हमारे जप तप को जो है इसे रिसीव कीजिए, प्लस हमें जो है एक मैं बोल सकता हूं सिद्धि के लिए कोई वरदान दीजिए। तो भगवान बोले शंकर ने डमरू बजाया। डमरू बजाया कितनी बार? 14 बार। और वहां पे जो महर्षि पाणिनि थे उन डमरुओं की आवाजें सुनी। डमरू से आवाजें निकल रही थी, और कौन सी? अ ई उन रील रिक आई औंग आई औच हैवर लण यम गणनम झवय गड़दश जब गड़दश खा फा छाठा ता चटता बकापया शस्सर हल। ये आवाजें डमरू से निकली। अभी ये भी आएगा, ये आवाजें तो कभी सुनी नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं। अभी जो 14 महेश्वर सूत्र है वहीं से हमने वर्ण निकाले हुए हैं। अगर मैं बात करूं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये कहां से आए? ये शिव जी के डमरू से आए, क्योंकि ये स्वतंत्र बोले जाते हैं। तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क, तो क कैसे बना? क धन अ इज इक्वल टू क, क पूरा बन गया। क्लियर? तो व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो वर्णमाला यहां पे पूछी जा रही है। क्लियर? कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो 44। दूसरा यहां पे चीज ऐड जो है कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या अभी भी अगर आपके दिमाग में 52 है तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि 24 में एक और वर्ण ऐड हो चुका है जिसका नाम है लड़, और वो है विशिष्ट व्यंजन। तो वो कैसे कैसे बने? स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन 33, 44 हो गए। उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं? 2, जिसे हम अंग और आह के नाम से जानते हैं। उसके बाद है उत्क्षिप्त, ये भी 2, अड़ और अड़। उत्क्षिप्त के साथ साथ संयुक्त व्यंजन, ये कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजनों के साथ साथ जो है एक और जोड़ा गया, लड़ जिसे बोला जाता है, और ये कौन सा व्यंजन है? विशिष्ट व्यंजन। नोट आप कर सकते हैं या काउंट आप कर सकते हैं कि कितने हो रहे हैं। सिर्फ एक लास्ट में जुड़ा हुआ है जिसका नाम है विशिष्ट व्यंजन, और उसे बोलता है लड़। और वो कैसे लिखा जाता है? इन्फिनिटी, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ये इसका सिंबल है। ध्यान रखना, करंट में चल रहा है। कई बार क्या होता है कि करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थी वर्णमाला। वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला के अंदर ही स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। बहुत बार सुना होगा विकारी शब्द।
परंतु कईयों के दिमाग में विकारी शब्द सुनते हुए ही दिमाग से कुछ चीजें डलमडोल हो जाती हैं कि ये चीज एक्चुअल में है क्या विकारी शब्द, ये कौन सा विषय होगा। तो विकारी शब्द में ध्यान देता हूं, विकारी शब्द क्या होता है कि वह शब्द जिसका रंग रूप लिंग आकार कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, जिसका रंग भी बदलता है, रूप लिंग जो है काल के समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में क्या क्या आएगा, ध्यान रखना इसका। विकारी शब्द में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। क्लियर। विकारी शब्द को देख के कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत होना। तो विकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। इसका क्या होता है, रंग रूप आकार लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। सबसे पहली बात आती है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, क्लियर। किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी स्थान के नाम का जाति का और उसके जो भाव के अर्थ का बोध करवाए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की है, क्लियर। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, क्लियर। अगर गूगल आप सर्च करोगे तो कुल 5 प्रकार की बताता है, जिसमें द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा, समूह या समुदाय जातिवाचक संज्ञा। पर सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा 3 प्रकार की है। पहली कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ध्यान देना। जब किसी चीज का पर्टिकुलर नाम लिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो स्थान है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल राम, राम क्या आया, नाम, तो किस में आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैं यहां पे बोलता लड़का, तो लड़का तो अकेला राम ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो वो चला जाता है जातिवाचक में, क्लियर। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप बनाए जैसे आपको आता है, क्लियर। तो जैसे राम कक्षा में पढ़ा रहा है, राम कक्षा में पढ़ा रहा है, कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक, क्योंकि राम का यहां पर्टिकुलर नाम लिया गया। अगर यहां पे लिखा होता कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो अध्यापक इसमें चला जाता जातिवाचक संज्ञा में, क्लियर। तो संज्ञा का पहला रूप हमने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्टिकुलर जगह का नाम, व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम लिया जाता है, क्लियर। और उसके बाद अगर मैं जगह की बात करूं, जैसे मैं इस टाइम धर्मशाला में पढ़ा रहा हूं, मैं इस टाइम धर्मशाला में खड़ा हूं और धर्मशाला में मैं एजुकेशन बोर्ड के पास पढ़ा रहा हूं, क्लियर। अगर मैं बोल देता कि मैं भारत में पढ़ा रहा हूं, भारत क्या पर्टिकुलर जगह नहीं है, इसलिए भारत किस में चला गया, जातिवाचक में, क्लियर। जब किसी जगह का पर्टिकुलर नाम लिया जाता है वो भी किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक का एक और अगर मैं बात करूं, कोई वस्तु, कोई वस्तु, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि टीवी, तो टीवी तो बहुत सारे ब्रांड का है, अगर वस्तु के पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिया जाएगा वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंडर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल राम रोनाल्डो पेन से लिख रहा है, राम रोनाल्डो पेन से लिख रहा है। अगर मैं वस्तु की बात करूं तो पेन आया, परंतु पेन का पर्टिकुलर मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूं, कौन, रोनाल्डो, क्लियर। तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो व्यक्तिवाचक में क्लियर मैं दोबारा कर देता हूं कि जहां पे पर्टिकुलर नाम लिया जाता है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जहां पे किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान की पूरी जाति का नाम बोध होगा। मैंने क्या बात की थी, राम, मैंने अकेला राम बोला था। अगर राम की जगह लड़का होता तो लड़का किस में चला जाता, जातिवाचक में, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरे लड़कों की बात की जा रही है, वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाता। वस्तु की बात की, अगर मैं बोलता रोनाल्डो का पेन, वो तो व्यक्तिवाचक में था। अगर मैं ओनली पेन बोलता, तो पेन तो बहुत सारे ब्रांड के हैं, राइटोमीटर का है, रोनाल्डो का है, क्लियर, सेलो का है, बहुत सारे हैं। तो मतलब सारे के सारे पेन की बात करूं, मैं एसी की बात करूं तो एसी बहुत सारे ब्रांड के हैं, तो एसी भी किसमें चला गया, अगर अकेला एसी आ रहा है, पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिया जातिवाचक में। तीसरा पॉइंट क्या है, भाववाचक संज्ञा, जहां पे भाव देखे जाते हैं, क्लियर, जिसमें क्या होगा, हर्ष, शोक, घृणा, क्लियर, प्रेम, ये सारा किसमें चला गया, भाव में। बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सारा भाव में देखा जा रहा है, क्लियर। तो दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले मैंने संज्ञा बताया आपको, आगे है सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, क्लियर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले राम बोल रहा था, राम संज्ञा में आ रहा था, अगर मैं बोल देता यह किस में चला गया, सर्वनाम में। जैसे राम धर्मशाला रहता है, संज्ञा देखने को वहां हमें मिल रही है। अगर वहां पे मैं लिख दूं, यहां पे मिल गया राम
धर्मशाला रहता है, वह वहां पढ़ाता है। तो राम की जगह हमें देखने को क्या मिल रहा है? वह। धर्मशाला की जगह वहां। तो ये क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। आगे आता है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर? तो संज्ञा किसकी हो रही थी? राम की। क्लियर? संज्ञा राम की हुई। अगर मैं सर्वनाम बोल तो सर्वनाम में वह आ गया, विशेषण क्या आया? जैसे राम बहुत तेज पढ़ाता है, राम बहुत तेज पढ़ाता है, या राम तेज पढ़ाता है। तो यहां पे क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की। उसे छोड़ दो, यहां संज्ञा सर्वनाम की बात की गई। संज्ञा क्या हुई? राम। और राम क्रिया कर रहा है सिर्फ पढ़ाने की, परंतु कैसे? उसकी विशेषता क्या है? तेज, बहुत तेज। तो वो उसके क्या हो गया? विशेषण। अभी क्रिया क्या होती है? क्लियर? अभी मैं बात करूं क्रिया, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सारी क्रिया क्यों है? रीजन होगा कोई ना कोई, ये पेन मेरी क्रिया क्यों नहीं है, मेरा पैनल क्रिया क्यों नहीं है। क्लियर? पंखा ऊपर चल रहा है, ये क्रिया क्यों नहीं है, माइक क्रिया क्यों नहीं है, रीजन होगा। ध्यान देना, क्रिया क्या होती है? जब भी मूल धातु के साथ, जब भी मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। मूल धातु प्लस ना इज इक्वल टू क्रिया। जैसे हमें गर्दानें पड़ी हुई हैं, क्लियर? धातुएं हमने पड़ी हुई हैं, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, सभी ने पढ़ा होगा। और पढ़ती की मूल धातु क्या होती है? पढ़। और मैंने क्या बोला? मूल धातु के साथ जब ना प्रत्यय लगाएंगे क्या बन गया? पढ़ना। इसलिए पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना क्रिया कहलाती है। ये थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा हमने इजीली समझी। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का, जाति का जब उसके भाव के अर्थ का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। आगे है विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। उसके बाद आया क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने या होने का जब बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उससे आगे हम चलते हैं अविकारी। अविकारी किसे कहते हैं? विकारी हमने जाना, जिसका रंग, रूप, आकार, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी। जिसका काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उसे हम अविकारी कहते हैं। और अविकारी का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। इसे भी चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि। तो सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय, जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है। क्लियर? जैसे राम क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। राम मतलब मैं क्रिया कर रहा हूं पढ़ाने की, परंतु यहां बोले क्रिया विशेषण, जहां पे क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो राम पढ़ा रहा है, जैसे मैंने बोला राम चलते चलते पढ़ा रहा है, तो राम क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की। करता तो खुद राम है, परंतु उसकी विशेषता क्या है? कैसे पढ़ा रहा है? चलते चलते। क्लियर? उसके बाद दूसरा आता है संबंध बोधक, जहां पे दो संज्ञाओं के स्पष्ट संबंध का बोध करवाया जाता है। जैसे जो सो, जैसा तैसा, जैसा वैसा, ये सारा संबंध बनाता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। जहां पे दो संज्ञाओं के स्पष्ट संबंध का बोध होगा उसे हम संबंध बोधक कहेंगे। आगे है समुच्चय बोधक। आगे है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? किंतु, एवं, परंतु, ये सारे समुच्चय बोधक में लगते हैं। जैसे राम पढ़ता है किंतु हम लिखते हैं। राम पढ़ता है किंतु हम लिखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? किंतु आ गया। क्लियर? उसके बाद क्या है? उसके बाद आया हमारा विस्मय आदि। और विस्मय आदि चिन्ह तो सभी को पता होगा, ये वाला होगा। और ये विस्मय आदि चिन्ह कब लगता है? जब हम बोल सकते हैं चौंकाने वाले शब्द आते हैं। जैसे हे भगवान बहुत बुरा हुआ, ओह आप कब आए, अरे क्या बात है, शाबाश बहुत अच्छा हुआ, या शाबाश तुम पास हो गए। चौंकाने वाले शब्द जब हमें देखने को मिलेंगे वहां पे विस्मय आदि लगेगा। एक शब्द है छी छी। छी छी में भी हमें जो है विस्मय आदि, छी छी कितनी गंदगी है, यहां पे भी हमें विस्मय आदि देखने को मिलेगा। ये था अविकारी। अविकारी को भी चार भागों में बांटा गया है और अविकारी का दूसरा नाम होता है अव्यय। आप टेंशन ना लो, ये सारी चीजें आपको डिटेल में विद PYQ पढ़ाई जाएंगी। आज मैं इसकी इंट्रो दे रहा हूं कि ये चीज, ये विषय क्या है, इस विषय को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसको हम समझ कैसे सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट हम जानते हैं संधि।
संधि जानते हैं, संधि क्या होती है? दो वर्णों का परस्पर मेल। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है, हम जब दोनों को मिलाएंगे तब संधि होगी, परंतु दोनों को मिला के डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं नमः दंते, ये हम सीधा तो नहीं मिला सकते, तो यह इसको हम क्या बनाते हैं? इसका नमस्ते, नमस्ते। तो यहां पे क्या था? विसर्ग के बाद ते था, विसर्ग के बाद ते था, परंतु हमने विसर्ग का लोप किया है यहां पे। अगर विसर्ग के बाद कभी भी त आएगा तो विसर्ग का स हो जाता है, इसलिए स कर दिया, नमस्ते। तो दो वर्णों का परस्पर मेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ण एंड दूसरा वर्ण, तो प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण का प्रथम शब्द जब बोलने या लिखने में कोई परिवर्तन करता है उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर? जैसे एक और उदाहरण समझते हैं, शिवधन, शिवधन आल्य। तो शिवधन आल्य संधि मैंने आपको क्या बताया? दो वर्णों का परस्पर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द क्या है? शिव। तो शिव का अंतिम वर्ण क्या होगा? अगर आपके दिमाग में व है तो आप गलत हो जाओगे। व में हमने साउंड सुननी है, क्योंकि व क्या है? व्यंजन, और व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे व का हम संधि विच्छेद करते हैं, ये संधि विच्छेद है व का। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? अ। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ। क्लियर? तो ब में से हमने अ निकाल दिया, ब तो आधा रह जाएगा। क्लियर? इसको हम कैसे करेंगे? ब आता है, जो ब और आ को हमने जोड़ के बनाया है आ, और आ को जब जोड़ेंगे आ ही बनेगा। तो आ का हमने अ निकाल दिया, ब को कर दिया पूरा, आ का चिन्ह बचा हुआ है लय, शिवालय। ऐसा सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। ये तो सिर्फ आपको मैं इंट्रो दे रहा हूं, आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, और विद पीवाईक्यू साथ में बनाऊंगा, जो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट ये उठाऊंगा जो कि पेपर में आने की संभावना बनती है। तो संधि यहां पे क्लियर कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं, स्वर में दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। तो सबसे पहले क्या आता है? दीर्घ संधि, जहां पे क्या होता है कि दो स्वर आपस में मिलकर, समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, बड़े हो जाते हैं। क्लियर? दीर्घ संधि में क्या होगा? कोई दो स्वर, असमान स्वर, जैसे अ और ई क्या बन गया? ए बन गया। क्लियर? तो जहां पे दो असमान स्वर बन के एक नए स्वर का निर्माण कर देंगे, वो भी होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यण संधि, यण संधि अगर लंबा टाइम होता तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। यण संधि में एक सूत्र लगता है, और अगर आपने नाम सुना होगा, पाणिनि जी के द्वारा एक लिखी गई किताब, जो कि संस्कृत के साइंटिस्ट माने जाते हैं, रुद्रा सॉरी अष्टाध्यायी, ओनली अष्टाध्यायी, ये पाणिनि जी के द्वारा लिखी है। इन्हीं की एक छोटी किताब बनी हुई है, लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि मां सरस्वती को डेडिकेटेड है। क्लियर? वहां पे अगर देखोगे, अगर उस पर आपने कभी नोटिस किया होगा, जब कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो वहां पे ये स्वरों का जो है बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। क्लियर? अगर वहां पे देखना, जो मैंने अ आपको बताया, वो उस किताब में आपको पहले ही पन्ने पे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो यही होता है। अगर मैं बात करूं यण, तो उसी किताब में एक सूत्र है इको यणची, कि इक के स्थान पर कभी भी यण आता है तो अच हो जाएगा। और उसके बाद अयादि स्वर संधि। अयादि में क्या होता है? एक सूत्र लगता है एचो यवा यावाह, कि एच के बाद जो एच में जो वर्ण आते हैं, जैसे एच में जितने भी वर्ण आएंगे ए और च के बीच में, तो उसका क्या होगा? अयो अयाब, अय अब ये हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं संधि के आगे, समास। समास क्या होता है? समास का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये जानना जरूरी है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जिसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, उसे हम समास कहते हैं। समास को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, और पेपर ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम जो डिटेल में पढ़ेंगे विद पीवाईक्यू, कि इसमें अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, एक बहुव्रीहि समास है, कौन सा समास है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। पर समास क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्लियर? समास के आगे जानेंगे हम उपसर्ग, कि उपसर्ग किसे कहते हैं? कि वह शब्दांश, शब्द का एक अंश जो होता है, वो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा नाम है राम, मेरा नाम है राम, शब्द बन रहा है, जन नाम शब्द बन रहा है।
क्लियर। उस शब्द के आगे अगर कोई शब्दांश, कोई शब्द का एक अंश जोड़ दिया जाए और उस शब्द का पूरा जो है वो बदल देगा, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। क्लियर। उपसर्ग के बाद हम जानेंगे प्रत्यय, कि प्रत्यय किसे कहते हैं। इसे पढ़ने से पहले ना हम ऐसा करते हैं कि उपसर्ग का एक आधा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं राम की बात कर रहा था, राम क्या है? एक शब्द। और उपसर्ग क्या होता है? कोई शब्द का अंश जब शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। यहां पे जोड़ते हैं प्रारंभ में हम अभी, तो क्या बन गया? अभिराम। क्लियर। वैसे ही अभी से एक और करते हैं, जैसे एक शब्द है मान, मान। तो उपसर्ग क्या बोलता है? कोई शब्द के प्रारंभ में कोई ऐसा शब्दांश जोड़िए जो कि उसके अर्थ को बदल दे। तो यहां पे भी हमने अभी जोड़ दिया, क्या बन गया? अभिमान। क्लियर। ऐसे ही होता है, कोई शब्द के प्रारंभ में हम शब्दांश को जोड़ेंगे और उसका हम क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। इट मींस वो क्या होगा? उपसर्ग। क्लियर। अगर इसी के साथ साथ मैं और बात करूं तो ये उपसर्ग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इस पे आप जो है, मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ शब्द के अंश ही पढ़ने हैं। तो शब्द के अंश पढ़ को हम इसको जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं प्रत्यय, कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तदित और कृदंत। कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? किसी, हम क्या कर रहे थे उपसर्ग में, शब्द के आगे शब्द के अंश को जोड़ रहे थे, परंतु प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के अंश को ही जोड़ना है, परंतु कहां? शब्द के अंत में। जब शब्द के अंत में हम इस जो है शब्दांश को जोड़ेंगे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं, एक आलू प्रत्यय है, एक आलू प्रत्यय है। अगर मैं आलू प्रत्यय की बात करूं तो आलू कहां जुड़ेगा? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में। और शब्द मैं यहां पे लेके आया दया, क्या बन गया? दयालु। क्लियर। तो ऐसा ही होता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कृदंत और तदित। कृदंत प्रत्यय क्या करता है? किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, सॉरी, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जब भी हम किसी शब्द के अंश, किसी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उससे बनने वाला शब्द जो है वो तदित प्रत्यय कहलाता है। कृदंत प्रत्यय में क्या होता है? किसी क्रिया या मूल धातु के साथ शब्द के अंश को जोड़ेंगे, उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। इतना क्लियर कि उपसर्ग क्या होता है? जहां पे शब्द के पहले शब्दांश जुड़ता है। प्रत्यय क्या होता है? जहां पे शब्द के अंत में जो है शब्दांश जुड़ता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो आने वाला जो वीडियो है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज ये मैंने सिर्फ इसकी इंट्रो दी कि इसका विषय क्या होगा, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, या इसको हम इजीली समझ कैसे सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में हमने जो है आपका बेसिक कंसेप्ट जो था वो हमने क्लियर किया। हमारी जो आने वाली वीडियो है, 2-3 वीडियो में हम पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन समझेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर 2 या 4 नंबर से रह रहा है, उसको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मिनिमम हमें 40 नंबर चाहिए होते हैं पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और ये 40 नंबर मुझे लगता है कि ग्रामर से ही आप इजीली ले सकते हैं, और यही चीजें आपको पूछी जाएंगी। हाँ, कुछ है आपको विलोम शब्द, मुहावरे आपको पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। परंतु जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये समझने वाली चीजें हैं, ये 3 या 4 वीडियो में हम पीवाईक्यू लेके आएंगे। इसके बाद आप जो है उनको जरूर देखना। जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।